के तौर पर मनोज पांडे जुड़े हुए हैं और दो वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिल्ली स्टूडियो से, भारत समाचार के साथ आलोक कुमार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार पहले चरण से कई विधानसभा सीटों पर गए और ग्राउंड पर चीजों को देखा और समझा है। वीरेंद्र जी, मैं सबसे पहले 7वें चरण आप ही से शुरुआत करूंगा, जानना चाहूंगा चूंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी आएंगे, किस ओर बैठ रहा है ये वोट? देखिए, ये जो मतदान है, ये चुनाव है, ये कोई अंतर्यामी नहीं है कि ये ऐलान कर दे कि आज उत्तर प्रदेश में फला पार्टी की चुनाव जीत रही है और उसकी सरकार बनने जा रही है। ये आप जो 54 सीटों का आंकड़ा आज देख रहे हैं जहां पर मतदान होने वाला है, ये 4 चीजें मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चित है इस समय। फैक्टर ये 4, पहला ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, दूसरा यूथ का वोट किधर जा रहा है, तीसरा जो जातीय समीकरण है पार्टियों ने अपना बनाया है और जिसमें समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी दिख रही है, चौथा ये नरेंद्र मोदी के प्रभाव वाला क्षेत्र है। ये 4 जो बनारस से लेके आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, ये जो इलाके हैं, आप इसमें देखेंगे कि बीजेपी मोदी के नाम पर बनारस में तो हावी दिखती है, लेकिन उसके बाद उससे जो सटे हुए जिले हैं, जब आप वहां पहुंचेंगे, चाहे आप आजमगढ़ जाएंगे, गाजीपुर जाइए, जौनपुर जाइए, जो बड़े बड़े जिले हैं, मऊ तो छोड़ दीजिए, छोटी छोटी 3-3, 4-4 सीटों के जिले हैं, आप वहां पर बीजेपी पिछले चुनाव में भी जब मोदी की आंधी थी तब भी वो सपा को नहीं हरा पाई। समाजवादी पार्टी ने जो जातिगत समीकरण इस बार बनाया है, उसमें जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उसमें संजय चौहान की पार्टी शामिल हुई, उसमें अपना दल कमेरावादी पार्टी शामिल हुई। आज तो माँ बेटी दोनों के टक्कर है। बिल्कुल, आज तो बेटी मिर्जापुर से 18 सीटें बीजेपी ने दिया है इस बार अनुप्रिया पटेल को। अनुप्रिया पटेल के पास 9 एमएलए थे उत्तर प्रदेश में। अब आप देखिए, जब उनकी मां का गठबंधन अखिलेश यादव के साथ है तो वो अपना पुराना इतिहास क्या दोहरा पाएंगी, जबकि उनकी सीटें बढ़ी हैं। अब ये तय करेगा चुनाव, ये कोई नहीं बता सकता ये चुनाव कौन जीतेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि चुनाव कौन जीतेगा। समीकरण जातीय तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादा है, मजबूत है, और ये चरण समाजवादी पार्टी का चरण माना जाता रहा है क्योंकि ये आजमगढ़ इसमें शामिल है, जौनपुर इसमें शामिल है। मोदी और योगी का जो प्रभाव है वो बनारस से कितना आगे तक गया है, ये चरण तय करेगा। ये 54 सीटें हैं, 34 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसके बावजूद आजमगढ़ में 5 सीट 10 में से समाजवादी पार्टी जीती, जौनपुर में जीती, मऊ में जीती, जो बड़े बड़े जिले आपको बताएं। तो जब इतना तूफान था 2017 में, तब तो ये समाजवादी पार्टी को वहां पर हरा नहीं पाए, रोक नहीं पाए। आज 5 साल की सरकार चल चुकी है, केंद्र में 8 साल की सरकार है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बगल में है। आज उत्तर प्रदेश में एक जो जातीय समीकरण है, वो जो ओम प्रकाश राजभर जो 4 विधायक जितवा कर लाए थे 2017 में बीजेपी के साथ थे, वो आज अखिलेश यादव के साथ हैं। जो अपना दल अलग चुनाव लड़ी थी कृष्णा पटेल की, पल्लवी पटेल की, वो आज अखिलेश यादव के साथ हैं। जो यूथ, जो सरकारी कर्मचारी है, जिसने पुरानी पेंशन को लेकर, आप देखिए ना, पोस्टल बैलेट क्यों ज्यादा पड़ रहे हैं, क्यों रुचि ले रहे हैं ये सरकारी कर्मचारी, क्या इसका संकेत है, वो कहां जाएंगे? ये सब चुनाव इस बात को तय। यानी आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत दिलचस्प है। और आप जब ये ओल्ड स्कीम की बात कर रहे थे, पेंशन वाली बात, तो मनोज कुमार के चेहरे पर भी मनोज पांडे जी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि पहले चरण से खुलकर बैटिंग कर रहे हैं इसके बारे में, कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं करेगा, गेम चेंजर तो नहीं होगा, लेकिन माहौल जरूर बनाएगा। मनोज जी देखिए, वीरेंद्र जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि दिलचस्प लड़ाई है 54 विधानसभा सीटों पर। ये प्रधानमंत्री मोदी का भी गढ़ है, अखिलेश यादव का भी गढ़ है और पुरानी पेंशन का भी गढ़ है। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैंने पहले चरण में भी कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि 12,000 एक छोटे से जिले आजमगढ़ में 12,000 पोस्टल बैलेट इस बात का संकेत है। कानपुर जैसे बड़े शहर में 11,000, लखनऊ में 11,000, कानपुर में 10,000 और विभिन्न जिलों में मैं पहले चरण से कह रहा था और मैं फिर कह रहा हूं। और उसने देखिए, राजनीति में जो फर्स्ट मूवर होता है वो गेनर होता है। तो पुरानी पेंशन बहाली
के मुद्दे को कर्मचारियों के बीच में घोषणा पत्र के रूप में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी लेकर के आई। तो वो एक रोजी रोटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो और दूसरा, हम फिर कह रहे हैं कि वो गेम चेंजर तो नहीं है, लेकिन गेम का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कर्मचारियों में बड़ा उत्साह आया। तो निश्चित रूप से वो मत भी अपने हितों के सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए कर्मचारियों का, अधिसंख्य कर्मचारियों का कहीं न कहीं जो उनके हितों की बात कर रहा है उसकी तरफ जा रहा होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर 7वें चरण की बात करें तो और वहां मनोज जी फाइटिंग भी हो सकती है, जहां पर 2000 या 1000 का अंतर हो, वहां पर तो ये गेम चेंजर ही हो जाएगा। एक वोट से लेकर के और हाँ। मिनिमम अगर आप देखिए, अगर एक तरीके से देखें, अगर एक बूथ पर 15 वोट का भी अंतर आता है और एक विधानसभा में 300 अगर बूथ है तो 4500 मतों का अंतर हो जाएगा। वो एक सामान्य अंतर नहीं है। ये बहस जारी रहेंगे, लेकिन छन्नू महाराज क्या कह रहे हैं, जरा उनकी पहले बात सुन लेते हैं। वोट दें जरूर। लेकिन आजकल जिस तरीके से जातिगत समीकरण की बात हो रही है, जनता को विकास के आधार पर वोट देना चाहिए कि जातिगत समीकरण को ध्यान रखना चाहिए, क्या कहें? बस सबसे बड़ा संदेश यही है कि जरूर दें और घर में बैठे न रहें, क्योंकि एक एक वोट का बहुत बड़ा कीमत है। एक वोट से हार जीत हो जाता है। अब आप चुन लें, ये तो चुनाव है, अपने अपने जिसको मन करे उसको वोट दें, मगर दें जरूर। आप एक अपनी मधुर वाणी से एक जनता को अपील कर वोट करें। लौट के आते तो देते हैं। जी जी, कह दिया है, हमने वैसे कह भी दिया है, गा के कह दिया है। जनता तो हर बार आपको सुनना चाहती है। बैठ जाए तो आप दे, लेकिन वोट जरूर दे, घरों में कैद ना रहे। मनोज जी वही आप कह रहे थे। तो जहां पर लड़ाई, मान लीजिए बिहार देखिए, 20 सीटें ऐसी थी जहां पर 2000 से फाइटिंग थी, रात तक रिजल्ट नहीं आया, 11 बजे रात, 12 बजे रात। तो ये गेम चेंजर भी हो सकते हैं। गेम चेंजर तो जब काउंटिंग शुरू होगी तब इस बारे में हम गेम चेंजर मानेंगे, लेकिन ये गेम का एक बड़ा पार्ट है। बड़ा पार्ट बड़ा पार्ट है। पुरानी पेंशन एक बड़ा पार्ट है। वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और देखिए एक बात, दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात आई कि बार बार जो सरकार की तरफ से, या तो मुख्य सचिव की तरफ से या सरकार की तरफ से चीज़ों को नकारा गया और कहा गया कि नई पेंशन ज़्यादा अच्छी है। तो जो सोए हुए भी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनको भी सरकार ने स्वयं जगाया। तो एक ये गेम का पार्ट बना। और पहली बार कर्मचारियों को भी ऐसा लगा कि उनका मुद्दा राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। दूसरा, जो एक मन में संशय था, लोगों के मन में संशय था, सरकारी कर्मचारियों के मन में संशय था, राजनीतिक दल बार बार कह रहे थे, आम जन से ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकारें इसे लागू नहीं कर सकती हैं। वो संशय दूर तो हुआ। वो संशय दूर हो गया राजस्थान से। उसके बाद लगातार धीरे धीरे कई राज्यों से ये खबरें आने लगी, तो वो भी एक था। और तीसरा, जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें अगर आप देखें तो जो राजनीतिक दल पिछली बार एक पाले में थे वो दूसरे पाले में जा चुके हैं। तो राजनीतिक दलों, ठीक है, रजा साहब भी हमारे साथ है। रजा साहब देखिए, ये बड़ा हिस्सा मानते हैं इस पूरी लड़ाई का कि पुरानी पेंशन बड़ा हिस्सा मानते हैं। 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन एक राष्ट्रीय दल ने भी तो इस मुद्दे को कहा, क्या वो लड़ाई में ही नहीं है क्या? देखिए, उसने भी कहा, जब सपा ने कहा तो उसने भी कह दिया हाँ हम भी बहाल कर देंगे। लेकिन सपा इसमें अग्गी मार ले गई, तो इसलिए सपा का लोगों के जहन पे वही बात रही। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश जी इस पूरे चुनाव में 2012 से 2017 के बीच में मैं देखता था कि अखिलेश जी ऑफेंसिव रहते थे, बचाव की मुद्रा में रहते थे। लेकिन इस चुनाव में वो जो है डिफेंसिव नहीं है, वो ऑफेंसिव हैं। मतलब वो चढ़ के बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बात करती है तमंचावादी, आतंकवादी, दंगेश, तो उसका वो बहुत जवाब नहीं देते, क्योंकि सरकार उनके पास है नहीं, 5 साल सरकार में रहे नहीं, वो बचाव के मुद्रा में है नहीं। तो अखिलेश ने जो पूरा कैंपेन किया है, उनकी कैंपेनिंग का आप अच्छा, एक बहुत बड़ा ये चुनाव 7वां चरण है, इसमें आजमगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अखिलेश हैं, बनारस के जो है वाराणसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट योगी हैं, मोदी हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो अब इन दो लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है चुनाव, इसलिए। लेकिन फिर देख लीजिए, जब चुनाव चला था 2017 का और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आई थी, तब भी आजमगढ़ हिला नहीं पाई, खाली एक बीजेपी जीता था, एक, आप समझिए। और वही मोदी जी का, वहां 6 बीजेपी जीती थी,
एक अपना दल जीता था, एक सुभाषा जीता था। अब सुभाषपा के जो है वो चले गए हैं, अशोक राजभर जो है वो उनके साथ, अखिलेश के साथ। तो हमें लगता है अगर अखिलेश के साथ चले तो हमें लगता है समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बनारस में भी सेंध न लगा दे। अगर बनारस में सेंध लगा देती है, आप समझिए भारतीय जनता पार्टी, तो इसके मतलब जो है मोदी जी का कहीं ना कहीं ग्राफ गिर रहा है। और अगर पूरी की पूरी सीट उनकी गठबंधन बीजेपी के लेके आती है तो इसके मतलब उनका ग्राफ अभी मोदी जी का इस देश में है। और अगर अखिलेश जी वहां पर जिस तरीके से आजमगढ़ में 5 सीट पाए थे और 4 बीएसपी पाई थी, 1 बीजेपी पाई थी, और कहीं वहां बीजेपी सीट अगर बढ़ जाती है आजमगढ़ में, तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि अखिलेश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हल्का चल रहा है। हल्का चल रहा है। आलोक जी, यहां पर देखिए 2 बड़े नेताओं की किस्मत तो दांव पर है इस चरण में 54 विधानसभा में, लेकिन जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनकी साख भी दांव पर लगी है। निसंदेह राहुल जी, जो हालत है उसमें सच कहा रजा साहब ने कि आजमगढ़ में अखिलेश, बनारस में मोदी, और मैं मऊ और गाजीपुर के इलाके में आ जाता हूं, वहां मुख्तार, इन सब के दांव अपने आप में लगे हुए हैं साख। और उस साख को बचाना इन तीनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इनके भविष्य की राजनीति है। और भविष्य की राजनीति अगर आजमगढ़ को ठीक से बचा ले जाते हैं अखिलेश, सरकार बनाते हुए दिखेंगे। अगर बनारस में मोदी की साख बच जाती है और पिछले रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति हो जाती है तो जाहिर तौर पर सरकार बने न बने लेकिन उनकी साख बची रहेगी। और जहां तक पूरे 5 साल में जो बुलडोजर की सरकार के नाम पे मुख्तार पे जो कुछ भी किया गया है, उसको लेकर के जो मऊ और गाजीपुर का पूरा बेल्ट है, वो पूरा बेल्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वो उस जो स्टालवार्ट माना जाते थे वहाँ के और उस इलाके के, उसकी साख बचा पाते नहीं। आपने एक अगला सवाल किया इसी से जुड़ा हुआ कि जातीय नेताओं का क्या हाल होगा। तो जातीय नेता अपने हिसाब से अपने अपने नैरेटिव गढ़ने में माहिर हैं इनके नेता, और वो कहते हैं कि इनकी पूरी जाति इनके पॉकेट में है, और इन सबको ये साबित करना है कि क्या सच में इनकी जाति इनके पॉकेट में है, और सिर्फ ये नेता एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाकर के, जैसे निषाद पार्टी की बात हुई या अपना दल की बात हो रही है या दारा सिंह चौहान की बात हो रही है, ये सब जो जातिगत नेता हैं अगर पाला बदल के दूसरे खेमे में चले गए हैं तो क्या पूरी की पूरी जाति उठ के वहां चली गई उनके साथ। तो इन नेताओं के लिए भी ये साख का सवाल है कि क्या उनकी जाति के मतदाता उनके पॉकेट में हैं। जैसे मिर्जापुर की बात हो रही थी कि वहां अपना दल पूरी तरह से पिछली दफे बहुत माइलेज में था, और पाला भी बदलते हैं, विधानसभा भी बदल रहे हैं, ये बड़ी माँ बेटी की लड़ाई बात है। नहीं, इसी को आगे बढ़ाते हैं ना वीरेन जी से। वीरेन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, देखिए क्या इन 54 विधानसभा सीटों पर आप जाति आधारित लोगों का देखे हैं वो बात कर रहे हैं कि हम जात के आधार पर वोट करेंगे, ये उनके मन में है, क्षेत्र के आधार पर वोट करेंगे, या मुद्दे, और कौन कौन से मुद्दे रहे हैं ग्राउंड पर जो जनता से आपने बात की और सामने आए? देखिए, जाति का तो आधार है ही। अगर आप बात तो विकास की करते हैं, लेकिन टिकट तो सबने उसी तरह दिया है कि कौन कौन जात का समीकरण फिट बैठेगा और कौन जीत जाएगा। आज अगर इस देश में लोकसभा चुनाव में लोग कहते हैं कि साहब मोदी को देखो, कैंडिडेट ना देखो, लेकिन जो प्रदेश का चुनाव होता है वहां पर कैंडिडेट बड़ा अहमियत रखता है। उसके पास 5-10 हजार वोट क्षेत्र में अपनी पहचान का होता है, और उसकी अपनी जात का 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार अगर वोट हुआ तो उसका एक अलग मायने निकलता है। आप शहर की सीटों पर जातिगत समीकरण में थोड़ा बहुत हेरफेर पा सकते हैं, लेकिन देहात में तो पूरा पूरा ये फैक्टर चलता है। आज आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर के अलग होने से क्या बीजेपी को दर्द नहीं हो रहा है? दर्द उसको महसूस हो रहा है, बस वो जता नहीं रही है। तकलीफ है उनको पूरी, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं हुए। आज उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये 5 साल के लिए चुनाव हो रहा है, ये भविष्य के लिए चुनाव हो रहा है। ये चुनाव लोगों को खाली आप एक चीज पे नहीं बांध के रख सकते कि साहब राष्ट्रवाद। इस देश में, इस प्रदेश में लोगों को भोजन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। कोरोना काल में जो लोग मरे उनको अस्पताल भी चाहिए, उनको दवाई भी चाहिए, उनको अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए किसान को अपने खेत की फसल का उचित मुआवजा चाहिए, धान का मूल्य चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। ये सब चीजें चुनाव में रहेंगी, हर चुनाव में रहती हैं, लेकिन उसके बाद जातिवाद भी रहता है। इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश है, ये देश की तकदीर तय करता है।
ये नौजवानों का प्रदेश है और इस प्रदेश ने ये पाया है और ये देखा है कि आप देखिए पिछले 35-40 साल से जो चुनाव होते रहे हैं, जनता ने खुल के बहुमत दिया लोगों को। हर बार परिवर्तन के लिए नई कोशिश की, हर बार नई नई तरह की सरकारें देखी उन्होंने। मुलायम सिंह को देखा, मायावती को देखा, अखिलेश यादव को देखा, योगी आदित्यनाथ को देखा। इस बार भी इस प्रदेश की जनता कुछ अपने मन में ठान कर बैठी होगी, उसने तय कर लिया है पहले से किसके वोट देना है। ये सब चीजें फौरी तौर पर, ये रोड शो जो होते हैं, ये रोड शो में कितने बाहरी लोग आते हैं, कितने पैसे भाड़े पे लोग आते हैं, कितनी भीड़ किस तरह की दिखाई जाती है, ये सब दुनिया देख रही है, लोग जान रहे हैं। आपने देखा होगा सच्चाई जो है, ये सच्चाई की ताकत वोट में है, जनमानस में है। जहां पर भाड़े से, पैसे से, खाने से, साधन से भीड़ लाई जाती हो, वो जीत का पैमाना कैसे बनेगी? यानी सब कुछ चला है आपके कहने का मतलब। बाहुबल भी देखिए ना, हाँ, सब कुछ चला है ना, वही आप बोल रहे हैं। आप जौनपुर पे आते हैं, आप भदोही में आते हैं, विजय मिश्रा जेल में है कितने साल से, मऊ में आते हैं, सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, बाहुबली माने जाते हैं। आप मऊ में देखिए, मुख्तार अंसारी बाहुबली माने जाते हैं, जेल में है, उनके लड़के को चुनाव लड़ा रही है, उनके परिवार से 2 लोग, उनके परिवार से। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बीजेपी से मंत्री टूट टूट कर भागने लगे तो एक तरह से बीजेपी में हलचल मची कि ओबीसी वोट को कैसे रोका जाए। केशव मौर्य अकेले दम पर कितना वोट रोक सकते हैं पूर्वांचल में? केशव मौर्य एक बड़ा चेहरा है ओबीसी के बीजेपी में, लेकिन अब जब चुनाव के वक्त उनको आप सम्मान देंगे, चुनाव के पहले की क्या स्थितियां रही, सरकार को किस निरंकुशता से अफसरों ने चलाया, ये आज इस बात का परिणाम सामने आएगा। आज इस बात को लोग रख के वोट दे रहे हैं कि हमारी थानों पर, तहसीलों में, अस्पतालों में कितनी सुनवाई हुई, हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को कितना रोजगार मिला। तो ये बातें, क्या महंगाई मुद्दा खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल कैसे क्या खत्म इस होगा? प्रदेश में नौजवानों के सामने जो चुनौतियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। हमें ऐसी सरकार चुननी है, हमें ऐसा विधायक चुनना पड़ेगा कि जो हमारे पैर खाली चुनाव में न छुए, हम 5 साल तक हमारी बात सुने, हमारी पैरवी करे, हमें अस्पताल में मदद करे, हमारे रोजगार में मदद करे, हमें स्कूल में एडमिशन में मदद करे, हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। इस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। ये अब अफसरों के हवाले वतन साथियों, ये व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। इस ब्यूरोक्रेसी ने इस प्रदेश का बड़ा नुकसान कर दिया है और इन निरंकुशता जो है ये बड़ी घातक है। रजा साहब, जब सब कुछ चला है, जातिगत संरचना चली है, मुद्दा चला है, विकास चला है, तो बहुत स्वाभाविक है ये चुनाव, ये इलेक्शन तो बड़ा दिलचस्प है। और ऐसा इलेक्शन तो 15-20 सालों में हुआ ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल राहुल जी सही कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये अपने चुनाव में बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव है। अभी हमारे वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये बाहुबलियों को जो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन आप देखिए कि बाहुबली में जो बाहुबली थे, एक तो जेल से ही लड़ रहे हैं, ज्ञानपुर जो विधानसभा है, आप समझिए भदोही की, विजय मिश्रा। और विजय मिश्रा इससे पहले निषाद पार्टी से एमएलए हुए थे, लेकिन अब की वो एक छोटी से कोई पार्टी है, उस पार्टी से वहाँ से लड़ रहे हैं, उससे टिकट पा करके। और हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में वही एक लड़ रहे हैं। दूसरा आप देखिए जो ओम प्रकाश राजभर जो अब की चुनाव लड़ रहे हैं जहूराबाद से, भारतीय जनता पार्टी के कालीचरण राजभर लड़ रहे हैं, यानी 2 राजभर वहाँ